गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जहाँ पर क्लास हम लोगों ने छोड़ा था, आज हम लोग क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल जैसा कि हम लोग कंजंक्शंस पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग पेयर वाले कंजंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, तो जहाँ तक कल बात हुई थी आज वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेयर में हम लोगों ने कुछ पेयर्स के बारे में बात कर लिया था। आज हम लोग हार्डली स्कैर्सली से शुरू करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने सुना था कि भाई हार्डली या स्कैर्सली, हार्डली या स्कैर्सली इसका पेयर क्या होता है? व्हेन या बिफोर होता है। क्या होता है? व्हेन या बिफोर होता है। और नो सूनर का पेयर क्या होता है? दैन होता है। नो सूनर का पेयर दैन होता है। तो आज सबसे पहले हम इन्हीं दोनों पेयर्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके बारे में कल हम लोगों ने सुना था कि भाई हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो दोनों मीनिंग के लिहाज से कहीं ना कहीं एक समान होता है, एक जैसा हुआ करता है। यानी जो मीनिंग हार्डली स्कैर्सली का होता है वही मीनिंग कहीं ना कहीं नो सूनर का भी हुआ करता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों कंजंक्शंस का पेयर क्या होता है? अलग अलग होता है। भाई हमने कल कहा था कि हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर का मीनिंग क्या होता है? ज्यों ही जैसे ही, है ना। यानी ज्यों ही व्यूं वैसे ही, जैसे ही वैसे ही, इस मीनिंग के लिए हम इन दोनों वर्ड्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के पेयर्स को क्या करते हैं? हम अलग अलग यूज करते हैं। यानी जब हम हार्डली स्कैर्सली यूज करेंगे तो वहां पर पेयर क्या होगा? व्हेन या बिफोर होगा। और जब नो सूनर हम लिखेंगे तो उसका पेयर क्या होगा? दैन होगा। अब इसके बारे में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना क्या है, तो ध्यान रहे कि पहली बात तो हमें इसके बारे में ये जानना है कि कभी भी इसके पेयर को आपस में इंटरचेंज करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चूंकि मीनिंग के लिहाज से ये दोनों वर्ड्स बराबर हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हार्डली या स्कैर्सली लिखा जाएगा तो उसका पेयर क्या लिख दिया जाएगा? दैन लिख दिया जाएगा। और जब नो सूनर लिखा जाएगा तो उसका पेयर क्या लिख दिया जाएगा? व्हेन या बिफोर लिख दिया जाएगा। तो पहली बात जो इसके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है वो ये कि इसके पेयर को जस्ट आपस में इंटरचेंज करके हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जब कभी भी इसके पेयर को चेंज किया जाए तो हमें सतर्क रहना है, हमें ध्यान देना है कि भाई इसका पेयर बदलना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में जो हमें जानना है वो ये कि चूंकि इससे जस्ट पहले हम लोगों ने एडवर्ब का चैप्टर पढ़ा है और एडवर्ब के चैप्टर में भी जो है मैंने हार्डली स्कैर्सली और नो सूनर के बारे में बात किया था, जहां पर मैंने ये कहा था कि हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर ये वर्ड्स हमारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है ही, साथ ही साथ ये कंजंक्शन के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो चूंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने इससे पहले इन्वर्जन में पढ़ा था कि जब किसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है? इन्वर्जन करना होता है। यानी सेंटेंस तो असर्टिव कहलाता है लेकिन उसका फॉर्मेशन कैसा हो जाता है? इंट्रोगेटिव का हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हमें हार्डली स्कैर्सली और नो सूनर के बारे में समझना चाहिए कि ये जब कंजंक्शन की तरह यूज किया जाएगा तो इसका नेचर वहां पर भी नहीं बदलेगा, बल्कि ये वहां पर भी कहीं ना कहीं एडवर्ब के नेचर में ही हुआ करेगा। यानी कंजंक्शन के रूप में यूज तो होगा लेकिन इसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा? एडवर्ब की तरह होगा। लिहाजा जब हम इससे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो हमें सेंटेंस को करेक्ट लिखने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मेरे कहने का सार यह है कि जब कभी भी हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर से सेंटेंस को शुरू किया जाएगा तो वहां पर हम इन्वर्जन भी करेंगे। यानी दो बातें इसके बारे में याद रखनी है। एक तो ये कि हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होगा? व्हेन या बिफोर होगा। नो सूनर का पेयर क्या होगा? दैन होगा। तो कभी इसके या तो पेयर को चेंज करके हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है या फिर कभी इसके फॉर्मेशन को लेकर हमसे प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर कि हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर से आपको सेंटेंस लिख कर दिया जाएगा और उसे वो क्या करेगा? सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में लिख देगा। यानी सिंपल सेंटेंस में बार बार बोला करता हूं, सिंपल सेंटेंस का मतलब यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन पे लिख देगा, जबकि हार्डली स्कैर्सली वर्ड या नो सूनर वर्ड ये वर्ड्स ओरिजिनली क्या है?
एडवर्ब है, लिहाजा कंजंक्शन बनने पर भी ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा। लिहाजा हम जब कभी भी हार्डली, स्कैर्सली या नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों बातों के आधार पर हम एग्जाम्पल से इन बातों को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा हार्डली, चाहे आप स्कैर्सली लिख रहे हो, चाहे आप हार्डली लिख रहे हो, चाहे आप स्कैर्सली लिख रहे हो, हार्डली स्कैर्सली, हैड आई कम आउट, चाहे आप व्हेन लिखें या बिफोर लिखें, व्हेन या बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना। आपने एक सेंटेंस लिखा हार्डली स्कैर्सली हैड आई कम आउट व्हेन या बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं बाहर आया बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस की शुरुआत कैसे किया, आपने हार्डली लिखा या फिर आप स्कैर्सली लिखे, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है कि हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होगा, या तो व्हेन होगा या तो क्या होगा, बिफोर होगा। हमने यहाँ पर पेयर क्या लिखा है, व्हेन लिखा है, या हमने क्या लिखा है, बिफोर लिखा है, यानी पेयर हमने बिल्कुल सही लिखा है। तो हार्डली स्कैर्सली का पेयर व्हेन या बिफोर होता है, हमने पेयर बिल्कुल सही लिखा है। और दूसरी बात जो आपने अभी सुना था वो ये कि हार्डली स्कैर्सली से जब सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, इंट्रोगेटिव जैसा होगा। हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा लिखा है, इंट्रोगेटिव जैसा लिखा है, मतलब यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन भी हमने सही लिखा है। और जो कंजंक्शन हमने लिखा है हार्डली स्कैर्सली, उसका पेयर जो होना चाहिए, चाहे तो व्हेन होना चाहिए चाहे तो बिफोर होना चाहिए, वो पेयर भी हमने बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या है, करेक्ट। लेकिन अगर इसके पेयर को चेंज कर दिया जाए, यानी व्हेन या बिफोर की जगह पर देन लिख दिया जाए, तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट होगा। या फिर सेंटेंस के फॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाए, यानी असर्टिव के फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी जैसा कि हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिखा है तो इंट्रोगेटिव ना लिख करके असर्टिव के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए आपने इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखा, चाहे आप हार्डली लिख रहे हो, चाहे आप स्कैर्सली लिख रहे हो, हार्डली स्कैर्सली, और आप इसको इस तरह से लिख दें, आई हैड कम आउट, है ना, व्हेन या तो बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अगर आपने ऐसा लिखा, ठीक है, हार्डली स्कैर्सली आई हैड कम आउट व्हेन या बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहां पर हार्डली स्कैर्सली का पेयर तो हमने सही लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों इनकरेक्ट माना जाएगा, ये इनकरेक्ट इसलिए माना जा रहा है कि आपने सेंटेंस की शुरुआत किससे करी, हार्डली स्कैर्सली से आपने किया, और आपने क्या सुना कि ये हार्डली स्कैर्सली एज अ कंजंक्शन यूज जरूर हो रहा है, लेकिन इन नेचर ये क्या है, एडवर्ब है। लिहाजा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी एडवर्ब से एक तरह से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे होंगे तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और हमने यहां पर सेंटेंस को किस फॉर्म में लिखा है, असर्टिव फॉर्म में लिखा है, जिसकी वजह से सेंटेंस क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। तो कभी आपको असर्टिव फॉर्म में लिखकर दिया जा सकता है। देखिए ये जो मैं बार बार आपके सामने इन्वर्जन की बात कर रहा हूं, तो ये बातें मेरी उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने इस चैप्टर से पहले जो है ना एडवर्ब का पूरा चैप्टर पढ़ा है और जहां पर इन्वर्जन को उन्होंने अच्छे से समझा है ना। फिर भी मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जो आज मुझसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि भाई इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि एक खास कंडीशन में हम सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। यानी सेंटेंस तो हमारा असर्टिव कहलाता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव का होगा, यानी इंट्रोगेटिव की तरह उसे लिखा जाता है। इसी को दरअसल हम किस नाम से जानते हैं, इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। और ऐसा हम करते कब है, ऐसा हम तब करते हैं जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है कि हैड से मैंने सेंटेंस की शुरुआत करी, यहां पर क्या किया जा रहा है, इन्वर्जन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जब हमने हार्डली स्कैर्सली को लिखा और आगे हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा लिखा,
assertive लिख दिया तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। तो या तो आपको assertive के फॉर्म में सेंटेंस गलत करके दिया जाता है या फिर कभी कभी इसके पेयर को चेंज करके गलत कर दिया जाएगा। यानी अगर इसी सेंटेंस को आपने यूं लिखा हार्डली या आप लिखें स्कैर्सली, है ना, हैड आई come out then, है ना, it started raining, ठीक है। हार्डली स्कैर्सली हैड आई कम आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने फिर उसी वर्ड को रिपीट किया, उसी सेंटेंस को रिपीट किया। सेंटेंस का फॉर्मेशन तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि भाई हार्डली स्कैर्सली से जब सेंटेंस हम लिखेंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव जैसा होगा। हालांकि वो इंट्रोगेटिव नहीं कह रहा था, क्यों, इसलिए कि वो एक तरह से क्या होता है, एक खास कंडीशन में हम वहां पर इन्वर्जन कर रहे होते हैं, यानी वर्ड्स के ऑर्डर को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन तो मैंने सही लिखा, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों, इसलिए कि हमने यहां पर क्या किया है, पेयर गलत कर दिया। आपने अभी क्या सुना कि भाई हार्डली स्कैर्सली जब भी हम लिख रहे होंगे तो हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होगा, व्हेन या बिफोर होगा। लेकिन हाँ, हमने क्या किया है, नो सूनर तो लिखा नहीं, हमने हार्डली स्कैर्सली के साथ क्या कर दिया है, देन लिख दिया है, जिसकी वजह से सेंटेंस क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है। क्या, एक तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कि भाई जब हार्डली स्कैर्सली या नो सूनर से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, इंट्रोगेटिव जैसा होगा। दूसरी बात कि उसका पेयर कभी चेंज नहीं होना चाहिए, कि हार्डली स्कैर्सली का पेयर वेर या बिफोर होता है तो हमें उसकी जगह पे देन नहीं लिखना है। नो सूनर का पेयर देन होता है तो उसकी जगह पर व्हेन या बिफोर नहीं लिखना है। चलिए और भी कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इसी तरह जैसे देखें, नो सूनर डिड ही या शी सर्व, है ना, लंच then I started eating। मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा कि जैसे उसने लंच सर्व किया मैंने खाना शुरू कर दिया, है ना। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस कैसे लिख रहा हूँ, नो सूनर से लिख रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने नो सूनर लिखा है। और यहाँ पर भी मैं सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा लिख रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का लिख रहा हूँ, यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन बिल्कुल सही। और दूसरी बात, मैंने नो सूनर का पेयर क्या लिखा है, देन लिखा है, तो यानी फॉर्मेशन भी सही और पेयर भी सही। तो मतलब ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, कि जैसे ही उसने लंच को सर्व किया मैंने खाना शुरू कर दिया तुरंत, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहां पर अगर डेट से ना लिख दिया जाए बल्कि इस तरह से लिखा जाए कि नो सूनर ही या शी सर्व्ड। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, नो सूनर, समझिएगा, नो सूनर ही या शी सर्व्ड, है ना, लंच, इस तरह से लिख दिया जाए, देन, है ना, आई स्टार्टेड ईटिंग। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने कैसा लिख दिया है, असर्टिव का लिखा है, यानी ही और शी से हमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी, जबकि हमने सुना है कि
कि नो सूनर के साथ कभी भी एसर्टिव का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि नो सूनर के साथ हमेशा फॉर्मेशन कैसा होगा, इंट्रोगेटिव जैसा होगा। और हमने कैसा लिख दिया है, एसर्टिव की तरह लिख दिया, इसलिए क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। और इसी तरह से अगर दैन की जगह पर यहां पर हम पेयर चेंज कर लें और हम क्या लिख दें, व्हेन लिख दें, तो ये भी लिखना क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा, ये भी कहीं से सही नहीं माना जाएगा। अब देखिए इसमें एक बात आपको और भी समझनी चाहिए, हालांकि ये थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मुझे ये बात करनी पड़ रही है ना। हालांकि इस सिलसिले में जो मुझे बात करनी थी, जरूरी बातें वो मैंने कर लिया है, फिर भी इसमें और भी कुछ बातें आपको समझनी है। हालांकि दो जरूरी बातें थी वो हमने समझ लिया कि भाई या तो कभी इसके फॉर्मेशन को चेंज करके हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, या कभी उसके पेयर को चेंज करके हमसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक तीसरी बात ये भी याद रखनी है, वो ये कि अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने सुना कि इससे पहले जो सेंटेंस मैंने लिखा था वहां पर मैं हैड लिख रहा था। जरा देखिए आपने वो सेंटेंस क्या लिखा था कि नो हार्डली स्कैर्सली हैड आई कम आउट हमने लिखा था, है ना, यानी पास्ट का परफेक्ट टेंस मैंने लिखा था। लेकिन यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, डिड से लिख रहा हूं सेंटेंस। मैंने क्या लिखा है, नो सोनर डिड ही या सी सर्व लंच, है ना, देन आई स्टार्टेड ईटिंग, यानी जैसे उसने लंच सर्व किया मैंने खाना शुरू कर दिया। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट से लिख रहा हूं, जबकि मैंने वहां पर किससे लिखा था, पास्ट के परफेक्ट से लिखा था। तो कभी कभी इस टेंस को लेकर भी हमसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जहां पर हैड का यूज किया जाना चाहिए वहां पर उस कंडीशन में डिड का यूज कर लिया जाएगा, और जहां पर डिड का यूज किया जाना चाहिए वहां पर हैड का यूज कर लिया जाएगा। तो आखिर कब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस लिखेंगे और कब हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ये भी जानना हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि भाई दोनों सेंटेंस पास्ट में तब लिखा जाता है, पास्ट के इंडेफिनिट में खास तौर से तब लिखा जाता है जब हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे होते हैं। यानी डिड हम तब लिखेंगे जब साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे होंगे। साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब यानी अभी एक काम समाप्त भी नहीं हुआ था कि दूसरा काम क्या हो गया, शुरू हो गया। इस कंडीशन की जब हम बात कर रहे होंगे तो वहां पर दोनों सेंटेंस को किसमें लिखा जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। जैसे कि यहां पर मैंने डिड लिखा है, नो सूनर डिड ही या सी सर्व लंच देन आई स्टार्टेड ईटिंग, यानी जैसे उसने लंच को सर्व किया मैंने खाना शुरू कर दिया। अब यहां पर जब मैं डिड लिख रहा हूं इसका मतलब ये हुआ कि लंच अभी पूरी तरह से सर्व भी नहीं किया गया था कि मैंने खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी अभी काम चल ही रहा था सर्व करने का कि मैंने खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। लेकिन जब आप हैड लिखते हैं तो हमें पता है कि हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट है, यानी वो बात किसकी करेगा, परफेक्शन की बात करेगा। तो परफेक्शन की बात करने का मतलब यह है कि वहां पर जब तक एक काम पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा काम शुरू नहीं होगा। वहां पर जो आपने लिखा था हार्डली स्कैर्सली हैड आई कम आउट, है ना, व्हेन या बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी जैसे ही मैं बाहर आया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। हालांकि उसका मीनिंग भी वही होगा, लेकिन एक्सप्रेशन का डिफरेंस ये होगा कि जब आप हैड लिख रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि घर से आप पूरी तरह से बाहर निकल चुके थे, है ना। ऐसा नहीं था कि आप अभी, है ना, कुछ हद तक घर में थे, आपने अभी कदम निकाला ही था, ऐसा नहीं, बल्कि आप घर से निकलकर कुछ दूर चल चुके थे तब बारिश हुई थी, जब हैड लिखेंगे। लेकिन उसी सेंटेंस में अगर हम डिड लिख दें, है ना, उसी सेंटेंस में हम क्या लिख दें, डिड लिख दें, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी हमने पूरी तरह से कदम भी बाहर नहीं बढ़ाया था, अभी हम निकल ही रहे थे, है ना, कि बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को लेकर कभी कभी हमसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो किस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है उस चीज को भी जरा हम क्या करें, समझें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिड की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, वहां पर आप साइमल्टेनियस की बात ही नहीं कर सकते, यानी एक साथ दो कार्य को आप बता ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप साइमल्टेनियस की भी बात कर सकते हैं, यानी डिड का भी यूज कर सकते हैं और हैड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस कहा, समझिएगा इस बात को, जैसे कहा जाए नो सूनर, या फिर आप हार्डली भी लिख सकते हैं। हार्डली लिखेंगे तो आप व्हेन या बिफोर लिखेंगे, और नो सूनर लिखेंगे तो देन लिखेंगे। जैसे कहा जाए नो सूनर
had the plane, no sooner had the plane landed, नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड, यानी जैसे ही प्लेन क्या हुआ, लैंड किया, देन द कमांडोज सराउंडेड इट, यानी जैसे ही प्लेन लैंड किया, कमांडोज ने जो है उसे चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। अब यहाँ पर देखिए आप सेंटेंस कैसे लिख रहे हैं, नो सूनर से लिख रहे हैं ना। हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, हैड का प्रयोग किया है। और आपने अभी क्या सुना कि जब हम हैड यूज कर रहे होंगे तो उसका मतलब ये होगा कि एक काम पूर्णतः समाप्त हो चुका था और फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे एक्शन है कि प्लेन का लैंड करना और उसकी तरफ चारों तरफ कमांडोज का आ जाना, ये तभी हो पाएगा जब प्लेन पूरी तरह से क्या कर चुका होगा, लैंड कर चुका होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि प्लेन हवा में ही हो और कमांडोज को घेर ले, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जब तक लैंड नहीं करेगा तब तक उसके सराउंड करने की कोई बात ही नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर डिड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन हाँ, इससे पहले जो आपने घर से बाहर निकलने की बात कही और बारिश होने की बात कही, जिसमें आपने हैड लिखा था, वहां पर डिड की भी पॉसिबिलिटी है। बस आप ये है कि वहां पर अगर आप डिड लिखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तरह से किसकी बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शायद मेरा मानना है कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, है ना। चलिए लिख लें जल्दी से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर हार्डली, स्कैर्सली या नो सूनर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम लोगों ने समझ लिया। बेसिकली दो बातें हमें समझनी है, क्या, हार्डली स्कैर्सली का पेयर क्या होगा, व्हेन या बिफोर होगा, नो सूनर का पेयर क्या होगा, देन होगा। और दूसरी बात ये कि इसका फॉर्मेशन का हमें ध्यान देना है कि हार्डली स्कैर्सली जब हम लिखेंगे शुरुआत में या नो सूनर हम शुरुआत में लिखेंगे तो सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी इन्वर्जन करना पड़ेगा। दो बातें। और तीसरी बात आपने इसके, है ना, टेंस को लेकर सुना कि हैड हम तब लिखेंगे जब हम परफेक्शन की बात कर रहे होंगे और डिड हम तब लिखेंगे जब साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे होंगे। लेकिन इसके बारे में एक बात और भी सुन ले हार्डली स्कैर्सली को लेकर कि हार्डली स्कैर्सली ये वर्ड्स हमारे ऐसे भी हैं जिसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। और जब सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस तरह से कहा जाए, ही या शी कोई भी हो, he या she sorry he or she hardly, ठीक है, he or she hardly he or she hardly cried, है ना, यानी जैसे उसने आवाज लगाई, चिल्लाया, है ना, he या she hardly cried when all went to him या हर, यानी जैसे ही उसने आवाज लगाई, है ना, सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े या उसके पास दौड़ कर गए। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ही शी के बाद मैंने क्या किया है, हार्डली यूज किया है। किस तरह से, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह। जिस तरह से हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में सुना था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यूज किया जाता है कहां पे, मेन वर्ब से
पहले। यहां पर हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा यूज किया है, मेन वर्ब से पहले। तो ये हार्डली स्कैर्सली एज अ कंजंक्शन भी फंक्शन करेगा और ये मेन वर्ब के पहले आ सकता है, लेकिन वहां पर भी पेयर जो हमें यूज करना पड़ेगा वो क्या यूज करना पड़ेगा, व्हेन या बिफोर ही यूज करना पड़ेगा। और ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हार्डली स्कैर्सली से जब सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तब तो इन्वर्जन करेंगे, लेकिन आप चाहें तो हार्डली स्कैर्सली को सेंटेंस के बीच में भी रख सकते हैं और वहां पर भी पेयर क्या आएगा, व्हेन आएगा। जैसा कि मैंने लिख रखा है कि ही या शी हार्डली, है ना, क्राइड, ही और शी हार्डली क्राइड या स्कैर्सली क्राइड when all went to him या हर, सभी लोग उसकी तरफ क्या करेंगे, दौड़ कर चले गए या उसकी तरफ चले गए, ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि शायद ये जो बातें मैं कह रहा था ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, ठीक, तो मैं जो बता रहा था ये बात पूरी समझ में आ गई है ना। चलिए